बेटी तभी बचेगी जब बेटी और बेटे के संबंध में मापदंड एक समान होंगे। बेटी और बेटे के संबंध में समाज के मापदंड अलग अलग हैं। बेटी अगर कहीं पर भी पढ़ने जाती है, बाहर रहती है, सिंगल रूम में रहती है, कहाँ रहती है, कहाँ उड़ती है, क्लब में गई है या स्विमिंग पूल पर तैरने गई है, कहीं और गई है, तो मामला पूरा का पूरा समाज की दृष्टि में गड़बड़ हो सकता है। स्विमिंग वो भी करना चाहती है पर वो नहीं कर सकती। समाज तो स्विमिंग तो बहुत दूर है, वो जा नहीं सकती, क्लब में नहीं जा सकती, क्लब भी बहुत दूर है, वो कोचिंग नहीं जा सकती बेचारी, वो मन वांछित इंस्टीट्यूट में, शिक्षण संस्थान में पढ़ने के लिए नहीं जा पाती। और पढ़ने जाती है तो फिर उनके साथ कौन रहेगा, उसके साथ कितने आदमियों का घेरा रखना पड़ेगा, मतलब इस प्रकार उसकी चौकीदारी करने के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। ये क्यों? इसका कारण है कि हमारे यहाँ बेटी के मामले में अगर अफवाह भी उड़ गई तो समाज में नाक कट जाती है लोगों की। नाक का सारा ठेका जो बेटी को दे रखा है, ये सबसे बड़ी घिनौनी परंपरा है। अगर बेटा कहीं चला गया और आपकी नाक नहीं कटी और बेटी के जाने से नाक, बेटी कोचिंग गई नाक कट गई, बेटी को कहीं 10 मिनट लेट हो गई, बेटी की स्कूटी पंक्चर हो गई, बेटी को कहीं रुकना पड़ गया, बेटी को हो सकता है कहीं रात भी रुकना पड़ जाए, कोई परिस्थितियाँ ऐसी हो जाए तो सारी की सारी इज्जत का गालमेल हो जाता है। या तो ये जब मैं देखता हूँ कुछ के पुनर्विवाह होते हैं हमारे कई समाजों में, अच्छी व्यवस्था है, करीब करीब सभी इसे एक्सेप्ट करने लग गए। आजकल सभी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पुनर्विवाह होने चाहिए, अच्छी बात है, पर उसमें ये नाप देखा जाता है कि लड़की कितने दिन गई ससुराल, के 2-4 दिन गई थी, कोई कहते महीना भर गई, उसको पूरी गिनती होती है कितने दिन हुए, वो इतने दिनों में कितनी कम पड़ जाती है लड़की, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा आज तक। लड़के के 1 महीना बहू आई या 1 दिन बहू आई, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, पर लड़की के सारे दिन बताने पड़ते हैं अगले वालों, और इतने दिन तो दिन ज़्यादा हो गए यार, ये क्या मतलब, ये क्या मामला है? ये जो मापदंड अलग अलग क्यों हैं? ये समाज की जो व्यवस्था, इस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर। राजनेताओं को अगर, समाज शास्त्रियों को अगर ज़रूरत है बेटी बचाने की, तो ये खड़ा करना पड़ेगा, मुद्दा उठाना पड़ेगा कि मापदंड अलग अलग नहीं होने चाहिए, सामाजिक मान्यताओं को बदलाव करना। अगर किसी बेटी के साथ बलात्कार हो, उसका भी सम्मान उतना ही रहना चाहिए। कोई बेटी कहीं किसी के अफेयर में चली गई 5 दिन 15 दिन, तो उसकी भी जो इज्जत पहले तो बहुत ज़्यादा जाती थी, आजकल कुछ कम हुई है, वो जो इज्जत जाने की वो जो बात हो रही है वो लड़कों के बराबर होनी चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा बेटी बचाना कतई संभव नहीं है। क्योंकि लोगों को कहते हैं कि जब तक बेटी कमा रही है तब तक छाती पर हाथ है, कभी भी इज्जत जा सकती है हमारी। बेटा कमा रहा है, कोई छाती पर हाथ नहीं, बेटा फिर रहा है, पता नहीं कहीं दारू पी के पड़ जाता है, कहीं रह जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों भाई? बेटी किसी की दारू पी के पड़ी हो तो, बेटी दारू पी कर के, अगर बेटा जब दारू पी के कहीं बोल रहा है, गालियां बक रहा है, और किसी की बेटी अगर दारू पी के गालियां बक दे, तो उसको समाज क्या मानता है? ये समाज के मापदंड अलग क्यों हैं? हालांकि बेटियों को पता है वो दारू भी नहीं सीखती बेचारी, वो करीब करीब धूम्रपान वगैरह सब चीज़ों से करीब करीब वो अलग रहती है। बेटों के वनिस्पत अगर अनुपात में देखा जाए तो बेटियों में ये अच्छी आदतें हैं और ये होनी चाहिए, बेटों में भी इन आदतों का विकास होना चाहिए। परंतु अगर बेटी के मामले में जो कहा जाता है महिलाओं के बारे में, अगर कहीं शराबगीर और बात होती है तो चटकारे बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, ये क्यों? तो ये सारे जितने भी ये मापदंड है समाज के, वो बेटी और बेटे में एक होने चाहिए, और ये एक नहीं होते हैं अगर, तो तब तक बेटी बचाने की बात बिल्कुल नाइंसाफ़ी भरी है। मैं
बातें आई होगी कुछ, उस पर चर्चा कर लेते हैं। हाँ, देरी तो हो गई सर। प्रणाम। मेरे हिसाब से शास्त्र, सिद्धांत, धर्म, सत्य की खोज सबसे बड़े बाधक। हाँ, सही बात है राधे श्याम जी, ये तो सत्य की खोज में बाधक ही है। इनको पकड़ के बैठ जाते हैं तो फिर सत्य कहाँ मिलेगा? यही तो ये एक सीधा सीधा सत्य होना चाहिए दुनिया में। मतलब ये जो हिंदू और मुस्लिम देशों के अतिरिक्त और कहीं पर भी ऐसा नहीं माना जाता कि को औरत शादीशुदा है या कंवारी है। शादी करते हैं तो सिर्फ उम्र का वगैरह का पूछा जा सकता है, और स्वभाव पूछे जा सकते हैं, आचरण के क्या सिद्धांत है वो पूछे जा सकते हैं, काम धंधा पूछा जा सकता है अगर शादी करनी है तो। पर ये कोई नहीं पूछता है कि 15 दिन गई या ससुराल 2 दिन गई, 5 दिन गई या 2 महीने गई, साल भर गई। ये हिंदुस्तान में विशेष तौर से बहुत ज़्यादा है। सोमेश गोरी, सहमत हूँ सर। मुस्लिम मुस्लिम है कि सहमत हूँ मैं। मुसलमानों में ज़्यादा है ये बीमारी। हिंदू महिला का भी मंदिरों पर रोका जाता है, सुभाष जी कई जगहों पर है ऐसा। ग्रेट वर्क सर, एब्सोल्युटली राइट पॉइंट है आपकी बात में। बेटा बेटी एक समान। हाँ, बेटा बेटी एक समान, ये बात होनी चाहिए। सभी प्रकार के व्यवहारों में उसको एक समान मानने की बात होनी चाहिए। देखो, हमें पता होना चाहिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के एक बहुत अच्छे समझदार विद्वान व्यक्ति माने गए हैं, और विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। उन्होंने तय किया कि उनका बेटा भी मजबूर था, और अपने बेटे को भी इस बात के लिए राजी किया कि बेटा विधवा लड़की से विवाह करना है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपने बेटे की शादी एक विधवा महिला के साथ, युवती के साथ की। बहुत बड़ा कदम है हिंदुस्तान जैसे देश में, विधवा से शादी कर लेना। और उसको कोई ये नहीं है कि उसको कंवारी मिलने, पर कंवारी और विधवा ये बीमारी क्या है आखिर, ये समझ में। विधवा क्या हत्या करती है क्या उसके आदमी की? विधवा मर्डर की अपराधी है क्या? कुछ समझने जैसी बातें हैं। ललित जी कसवा क्या कह रहे हैं? सर जी, क्या आपको लगता है कि इन लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, सब जानबूझकर करते हैं? हाँ, तो ज्ञान तो होगा सर। परंपरा नहीं, कुछ परंपरा आज भी समाज मानता है कि पुरुष के चरित्र पर लांछन पानी पर खींची गई लकीर है, लेकिन लड़की के चरित्र पर खींची गई लकीर पत्थर की लकीर हो जाती है। ये तो राधे श्याम जी, ये मान्यता है, तभी तो दिक्कत हो रही है सारी। तभी तो लोगों को डर रहता है कि बेटी जन्म लेगी तो बेटी को जब तक ससुराल नहीं विदा कर दें तब तक कहीं भी लांछन लगा सकता है कोई भी। कहीं हंस ली, बोल दी, हंसना बोलना, ये सारी बातों पर लांछन है। खेलना कूदना दौड़ना भागना ये तो बहुत दूर की बातें हैं। हंसना बोलना भी, हाँ, मापदंड भी फर्क देगा। बेटी और बहू, हाँ, इसमें भी बहुत फर्क है। बहू तो आते ही, बहू को तो जैसे यूँ माना जाता है कि कोई इसके कोई घर वर नहीं था। बहू बड़ी मुश्किल से मिलती है। इस पे बहुत अच्छी बात आ गई, तो अब मैं इसी पे चर्चा करूँगा आने वाली। हाँ, ये जो बेटी बचाओ का महत्व, देखो मित्रों, बहुत अच्छी बात सुभाष जी ने कही। बेटी और बहू में बहुत बड़ा अंतर है। और ये क्यों? आज जब बहू मिल नहीं रही है, बहू के लिए बेटी देनी पड़ती है, फिर भी बहू के साथ व्यवहार बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है। और बिना बेटी भी अगर बहू मिल गई तो उनका तो कहना है क्या। जबकि ये पता है कि ये बहू अगर यहाँ से छोड़ के चली गई तो सपने में भी दूसरी बहू नहीं आने वाली है। आज तो स्थितियाँ ये हो गई है, फिर भी व्यवहार सही नहीं हो रहा है। पहले तो हालत बहुत ख़राब थी बहू की, परंतु आज जब ये स्थिति हो गई कि बहू मर गई, आजकल देखो इलाज करवा रहे हैं बहुओं का, बड़ी कमाल की बात है। बहू के लिए कोई इलाज नहीं था पहले। बहू कहती थी सिर दर्द है, बुखार है, ये है वो है, तो क्या कहते थे कि कौन बिगड़े, हेर भरियो खाई उड़ी है, पेट भरियो है, वो धान गीटियो नरो गडो, मतलब इसने खूब खा लिया पी लिया, अब ये काम करना नहीं चाहती, नीयत खराब है। मतलब उसको बुखार है तो कोई उसकी
पूछने में नहीं आने वाला, पूरे दिन में पड़ी रहो एक तरफ। यूँ मतलब पशुओं की भी केयर करते हैं। ये हालत थी आज से 15 साल पहले तक, बहुओं की ये हालत थी कि उनको वो झाड़ा फूंक तक नहीं करवाते। इलाज तो दूर है, गोली दवाई दिलवाना, इंजेक्शन वगैरह, ये तो बहुओं के लिए था ही नहीं। ये तो 10-15 साल में जब लोगों के बहू मर गई और दोबारा बहू नहीं मिली, कंवारा रहना पड़ा, पता चला कि मामला गड़बड़ हो सकता है। आज तो हालत यह है कि बहू के डिलीवरी होने वाले तो पूरा परिवार ही पीछे दौड़ता भागता जाता हॉस्पिटल। और डॉक्टर साहब, अरे साहब कैसे भी आप बता देना, मैं तो आप कहोगे वहीं ले जाएंगे। मतलब उनको पता है ये मर गई तो सपने में ही कहीं नहीं है। फिर ये डर हो गया, इस वजह से इलाज शुरू हुआ है बहुओं का। इस वजह से थोड़ी खाने पीने में थोड़ी सी पूछ पर हुई है। फिर भी बहू के साथ अभी भी व्यवहार में फर्क है, मानसिकता में फर्क है। व्यवहार में जिंदा तो रखना चाहते हैं, पर मानसिकता वो नहीं हो सकती जो बेटी के साथ हो रही है। होनी चाहिए पर नहीं हो रही है। इतनी मुश्किल से सगाई होती है, इतनी मुश्किल से लड़की मिलती है, फिर भी अगले घर पर जब बारात जाके लेके जाते हैं तो उनको देखो, उनका रोब, बारातियों का ढंग देखो, रंग देखो, उनके बड़े बड़े वो राठौड़ी साफे लगा रखे हैं। राठौड़ी मतलब राजा है कोई। एक तो जैसे दुल्हन के लिए राजा शब्द काम में लिया गया हमारे मारवाड़ में, और करीब करीब सभी जगह है दुल्हा राजा, सहित सभी जगह है। और दुल्हा को एक दिन का राजा माना जाता है। ये भी माना जाता है कि जो महाराजा और राजा जो थे वो भी कहते हैं कि दूल्हे की गाड़ी अगर मिल जाती थी रास्ते में, मारवाड़ में तो ऐसा नियम था कि दूल्हे की गाड़ी अगर सवारी आ रही है, दूल्हा जा रहा है शादी करने के लिए, तो वो उसको राजा कहते थे। इसलिए राजा भी उसके गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक पहिया रास्ता छोड़ सकता, दूसरा पहिया दूल्हे के लिए आरक्षित था। राजा की जब सवारी आती तो राजा की सवारी को रास्ता देना पड़ता था, परंतु राजा की सवारी के आगे अगर दूल्हा की सवारी मिल जाती तो राजा की गाड़ी को भी एक पहिया छोड़ना पड़ता था, एक पहिया दूल्हे को भी बराबर राजा का दर्जा मिला हुआ था। और यही वजह है कि वो राठौड़ी सापा बांध सकता था दूल्हा। हमारे मारवाड़ में राठौड़ी सापा सिर्फ राठौड़ी बांध सकते थे, आम लोग नहीं बांध सकते थे। अब दूल्हे के लिए शुरू में ही छूट थी, क्यों, उसको एक दिन का राजा माना गया था। परंतु आज तो देखो सभी बाराती राठौड़ी सापे लगा करके यूँ जाते हैं जैसे इनमें दूल्हा कौन है और बाराती कौन है पता ही नहीं चलता। और फिर अगले घर पे जाकर के यूँ धौंस जमाते हैं। जब बड़ी मुश्किल से बेटी मिल रही है वहाँ फटाके छोड़ रहे हैं, तलवारें लहरा रहे हैं, बंदूकें छोड़ रहे हैं, उनके घर पे जाकर के बड़ा ही धमाचौकड़ी मचा रखी है, जैसे लूटने के लिए आए हैं ये लोग। ये जो अभी भी ये जो प्रदर्शन का तरीका है इनका अभी भी ठीक नहीं है, भोंडा है, बेढंगा है। और कुछ तो बाराती इस प्रकार के होते हैं, सब्जी ये लाओ वो लाओ, हम तो दूल्हे के खास हम खास हैं, दूल्हे के। अरे क्या दूल्हा यार, लड़की तो बड़ी मुश्किल से मिल रही है, दूल्हे के तुम खास हो, इसको कंवारा छोड़ोगे क्या? लो, इस हालत में भी बारातियों के दिमाग में और बारात के लोगों में और घराती जैसे अभी भी लड़की की माँ लड़के की माँ के पैर छूती है, चरण स्पर्श करती है उसकी, हमारा नीचे हाथ है साहब, नीचे ये है वो, इस प्रकार बड़ी मिन्नतें करती है वो। और इसी प्रकार वो लड़की का बाप की भी कंडीशन ऐसी हो रही है, और लड़के के बाप और वो सारा उनका तो रंग ढंग रोब दोब बड़ा गजब का दे, अभी भी एंटन देखी जाती है कई कई बार। मैं नहीं कहता सभी करते हैं, जो समझदार लोग हैं उन्होंने बहुत कुछ बदलाव किया है, परंतु अभी भी ऐसी एंटन बारातियों में, बारातियों की चाल ढाल ढंग, एक तो घराती होते हैं, एक बाराती, उनमें अलग अलग पहचाने जा सकते हैं। बारातियों में ढीला ढाला कोई बाराती हो तो वो बाराती जैसे लगता ही नहीं है। तो ये जो ढंग है, और ये बहू के साथ जो बेटी और बहू का जो फर्क जलवाने जी ने बताया, ये कब तक चलेगा? ये तो शायद अब कमी पड़ गई है, मेरे हिसाब से चलने वाला नहीं है। जो कमी शॉर्टेज हुआ है ना, अब शॉर्टेज में ही एक और मैंने तो अभी देखा है, काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। हमारे यहाँ एक है कि क्योंकि हमारा इलाका बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर इलाका है, और यहाँ पर नौकरी को बहुत बड़ा माना जाता है, क्योंकि आर्थिक संसाधन और कोई है नहीं, या तो नौकरी या फिर ये लेबर सारी प्रवासी होते हैं। हम कोई गुजरात की तरह रियो संपन्न तो है नहीं,
मारवाड़ का इलाका और ये जो करीब करीब पूरा राजस्थान बाहर खाने कमाने के लिए जाता है, तो यहाँ नौकरी की बहुत बड़ी अहमियत है। नौकरी वाले को शादी होती है, उसको लड़की मिलती है आराम से, और नौकरी नहीं लगती है तो फिर अदले बदले में लड़की देनी पड़ती है। तो ऐसी मैंने कई बार देखा है कि दो लड़के और लड़की है, रोकी हुई है लड़की को। लड़के की शादी तब तक नहीं होगी जब तक लड़के की शादी नहीं होती, तब तक लड़की को नहीं करेंगे शादी, क्योंकि लड़के के लिए इसको एवज में देना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, घर की व्यवस्था कर ली। और मैंने ऐसे कई लड़के देखे जिनकी नौकरी लग गई। जिन लड़कों की नौकरी लग गई, उन लड़कों का रिश्ता कर रहे हैं वो, और लड़की बेटी है। जब लड़के की नौकरी नहीं थी तब तो लड़की को रोक रखा था कि लड़के की सगाई नहीं होगी इसलिए इसको देना पड़ेगा और बदले में लड़की बहू लाएंगे। अब जब लड़के की नौकरी लग गई तो लड़के की सगाई करने घूमते जा फिर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ अक्सर कि भाई जब लड़के की नौकरी लग गई तो अब लड़की के लिए भी कोई डंका वर देखो। नौकरी वाला लड़का, ऐसे और भी कहीं किसी के लड़के की नौकरी लग गई हो और आपकी तरह उसने भी लड़की रोकी हो, तो उस नौकरी वाले लड़के को तुम्हारी लड़की दे दो, और उसके भी नौकरी वाली आपकी लड़की के। अब नौकरी वाला लड़का तो कम से कम होना चाहिए। लड़के को ऐसे मत फेंको, लड़के को बिना नौकरी में क्यों? लड़के को ऐसी जगह दो वहाँ जहाँ नौकरी का लड़का देता है कोई लड़की को। नौकरी वाला लड़का अगर लड़की को देता है तो तुम्हारा लड़का उस लड़की को दो, लड़की लाओ वहाँ से। तो नौकरी के बदले में अब नौकरी लानी चाहिए। जब लड़की के बदले में लड़की लाई जाती है तो नौकरी के बदले में नौकरी क्यों नहीं लाई जाती? ये बात मैं कई वर्षों से करता आ रहा हूँ, परंतु कहीं कोई नहीं सुन रहा है। तो लड़कियों का क्या है? ये तो लड़की तो तब जरूरत थी कि जब बहू लानी होती थी, अन्यथा अब कोई ज़रूरत नहीं है। लड़की के नौकरी वाला होगा नहीं, हम तो लड़के की सगाई अपने हिसाब से करेंगे अलग ढंग से, उसके लिए दूसरी शर्तें होगी। ये नहीं सोचते कि भाई अब लड़का नौकरी लग गया तो लड़के का पति, लड़की का पति भी नौकरी वाला होना चाहिए। नौकरी के बदले में नौकरी देंगे तो ये आराम से सौदा बैठ सकता है, परंतु ऐसा मैंने एक भी उदाहरण नहीं देखा कहीं पर भी। और ऐसे बहुत सारे लड़कों की नौकरियाँ लगी है जिनकी बहन बेटी है, और लड़कों की अलग सगाई करते हैं, लड़कियों की अलग कर रहे हैं। जब अदले बदले के लिए रखी तो अदला बदला और होना ही चाहिए, अदला बदला बंद क्यों कर दिया? तो सुभाष जी की बात पर चर्चा थोड़ी बहुत हुई है। मेरे हिसाब से अब तो लड़की की माँ के पैर छूने चाहिए कायदे से, तो लड़के की माँ को। और कुछ है ऐसी औरतें कहती है हम तो लड़की के ही छू लेंगे, कहने को तो कहती है। ऐसी औरतें हैं जिनसे मेरी बात हुई है कि हम लड़की के भी पैर छूने को तैयार है, अगर कोई आने की हाँ भरे तो। उनके बहू आ गई, और परसों की बात है मुझे समाचार मिला कि बहू को परेशान कर रहे हैं। वही सास परेशान करना शुरू कर दिया उसने भी, ये किया तुम्हारे लिए हमने, ये किया और वो किया और ये किया, वो सारी बातें हो गई वहाँ से। ये क्या है? जब मिलती नहीं है तब तो कह रहे हैं हम बहू के भी पैर छूने को तैयार हैं, माँ तो बहुत दूर है, और मिल गई तो ये हालत। गुमान जी डूडी राम राम साहब, आगे कहीं और कोई बात आती है तो प्रणाम सर साहब। सर रिक्वेस्ट वाला तो देखेंगे बाद में। ये क्या कहना चाहते हैं ललित जी कसमा? सर जी क्या आपको लगता है कि इन लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, सब जानबूझकर करते हैं? नहीं नहीं, मैं तो नहीं कहता भाई ज्ञान नहीं, ज्ञान तो है ही लोगों को, परंतु वो मेरे से जुड़े हुए चर्चा में भाग लेते हैं, इतना ही है और कुछ नहीं। मैं क्यों कहूँ किसी को ज्ञान नहीं है? सब लोग विचार करते हैं, विचारशील लोग हैं। हाँ, पहला सवाल ये था कि बेटी बचाना अभी सभी चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों की मानसिकता ये रहती है कि ये जिम्मेदारी कोई और ही ले। हाँ, दूसरे ही अपनी बेटी बचा ले, अपनी बेटी नहीं बचानी। हाँ, ये बात है, अच्छी बात है, अपने घर में नहीं बचानी है। हाँ, अजय सिंह जी बिश्नोई क्या कह रहे हैं? बेटी को गर्भ में मरवाओगे तो दुल्हन कहाँ से लाओगे?
गर्भ में बेटी को गर्भ में मरवाएंगे तो बेटी की इज्जत वाला ये क्या मामला है, इस पर विचार करना पड़ेगा अपन को। बेटी के बदले में बहू लाते हैं, फिर भी बहू के साथ व्यवहार में फ़र्क क्यों? हाँ, वही फ़र्क तो वही तो बीमारी है ना। घर की बहू भी किसी की बेटी है। जब हमने हाँ वादे सारे करते हैं अजय सिंह जी, पर वादे तो काम आ नहीं रहे हैं, तभी तो लोग भरोसा नहीं करते। बच्ची की रिश्ता करने में बड़ी परेशानी आती है। बेटियों के पैसे लेने वाले, देखो बलदेव जी बहुत अच्छी बात कही है, और ये भी एक बहुत अच्छी परंपरा है, बेटियों के पैसे लेने वाली। हमारे देश में ये परंपरा पुरानी परंपरा रही है। इसको जैसे दहेज है, इसी प्रकार यौतुक होता था हमारे यहाँ। बलदेव जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठा लिया, बात इस पर भी करनी होनी चाहिए। और इसको इस दहेज से भी अच्छी परंपरा माना गया हमारे यहाँ। बाद में ये धीरे धीरे पता नहीं कैसे लुप्त हो गई, कैसे गुम हो गई, कि बेटी के बदले में लिया। जैसे कुंती को पांडु के यहाँ भेजा गया, तो कुंती के बदले में इनसे काफ़ी इलाका लिया गया था, गांव लिए गए थे। इसे कहते हैं यौतुक। बेटी को देता था, राजा महाराजा देते थे, तो बेटी भाई हमारी बेटी कितनी कीमती है ये देखना पड़ेगा। कि जैसे द्रौपदी है, कुंती है, कौन सी अगर महत्वपूर्ण कोई महिला है, लड़की किसी की अच्छी है और योग्य है, बहुत अच्छी मानी जाती है, तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। ज़्यादा कीमत देख करके अगला आदमी उसके लिए कई घोड़े, कई हाथी, कई घर, कई गांव, कई इलाके दिए जाते थे। और ये परंपरा छोटे छोटे तबकों तक थी, जो जितना दे सकता था, 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये वो दिए जाते थे, और उसके बराबर उसकी कीमत, वो मूल्य आंका जाता था। और जो चीज़ मूल्यवान होती थी उसके साथ व्यवहार भी ठीक करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा कीमती हो जाती थी। ज़्यादा कीमत दे करके अगर लाए हो, जिस रानी को लाने में कई गांव देने पड़े, उस रानी की तो फिर सेवा टेल भी ढंग की करनी पड़ेगी। इस मान्यता में यह माना गया था कि लड़की के साथ अगर दहेज लेना देना पड़ता है, इसका मतलब लड़की कमज़ोर पड़ रही, लड़की कम है, इसलिए दहेज देना पड़ेगा। और लड़की जब मूल्यवान है तो उल्टा उधर से लेना पड़ेगा। ये तो सीधा सीधा सौदा था। तो हालांकि इस परंपरा को बहुत हल्का माना अभी तक। हमारे इलाके में तो नहीं बताते, कोई बहुत पुराने टाइम में थी तो पता नहीं, क्योंकि मेरे दादा परदादा तक की, दादा तक की तो था, या मैंने सुनी है बातचीत सुनी है, उन लोगों ने भी बताया कि हमारे इलाके में ये परंपरा नहीं थी, परंतु हमारे पड़ोसी इधर के इलाके में थी। वहाँ पर मैं तो क्या है कि मैं नौकरी कर रहा था, तो एक घर में मैंने अचंभित हुआ कि वो बारात आई, तो बारात रिश्तेदार का जेब के यहाँ पर सुई डोरा लेकर के आया, बेटियों का दादा, पोतियों का दादा। पोतियाँ पर शादी थी, स्कूल में ही बारात का जनवासा था। तो जनवासे में मैं वहाँ खड़ा था, तो वो दादा आए, ये क्यों आ रहे हैं, क्या बात है? बारात आते ही वो आता ये ऐसा, वो रिश्तेदार वो उनको बुलाओ। और मैंने कहा क्या क्या परंपरा, कि परंपरा क्या है, हम पुण्य में पढ़ना रहे हैं, बेटी को फ्री में शादी कर रहे हैं, इसलिए इनकी जेब पर यहाँ पर सिलाई करेंगे और इनकी जेब में से एक भी पैसा हम नहीं लेंगे। ये सिलाई का रिवाज था। सिलाई शुरू की उन्होंने जब ऐसा किया था। हमारे यहाँ तो ऐसा था नहीं, क्योंकि सभी पुण्य में ही था, फ्री में ही था, उल्टा बेटियों के लिए देते थे। परंतु जहाँ पर ये ऐसी परंपरा हमारे यहाँ रही है दूसरे इलाकों में, और वैसे जब परंपरा है तो परंपरा है, कोई सी भी है। मेरे हिसाब से वो परंपरा ज़्यादा ठीक थी उल्टी। उसमें जब किसी चीज़ की कीमत अच्छी ढंग की दी गई है तो वो तो कीमती है। जो बिना कीमत के उल्टे उसके साथ और दिया जाता है, तो फिर उसकी तो कौन देखभाल करे, कौन उसकी वो करे। तो उसको तो माना तो ठीक गया था, परंतु समाज में उसको गणित कि बेटी बेची जा रही है, इस हिसाब से उसको गलत मानने लगे लोग। लड़के के भी पैसे लेते हैं, हाँ लड़के के भी लेते हैं।
हाँ बलदेव जी, मैंने बता दें ना, वो यौतुक प्रथा है, दहेज के विपरीत जो प्रथा है उसको यौतुक कहते हैं। भाई मूला राम जी भादु, गुरु जी समाज में आज भी लड़कियों की ये हालत है कि घर में बहू आनी चाहिए, लेकिन उसके लिए चाहे लड़की को ऐसी जगह भी देते हैं जहाँ उनकी उम्र में लगभग 10-15 साल का अंतर होता है, या वो खाने कमाने लायक ही नहीं हो। हाँ, बहुत विषम परिस्थितियाँ हैं। इसके अतिरिक्त भी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये जो नौकरी के जो बीमारी फैली है कि नौकरी वाले कोई लड़की देंगे, उसमें भी ये है कि लड़की और लड़के की उम्र का गैप देखा ही नहीं जा रहा है। 35 साल का लड़का, 35 साल के लड़के की नौकरी लगी है, आधी उम्र की लड़की की सगाई हो रही है। इतना फर्क रखा जा रहा है। ये नौकरी वालों में भी ये मामला है, गड़बड़ उम्र का मामला। और खाने कमाने वाली वो तो खैर महत्वपूर्ण बात है, उसका तो नहीं सर जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पैसा लेकर किसी के साथ बेटी को ब्याह कर देते हैं, जो आजकल भी चल रहा है। हाँ करते हैं जी, गरीबी की वजह से कुछ लोग करते हैं। नौकरी वाले के साथ भी धोखा होता है। हाँ बात लड़की, क्योंकि घर में बहू लाने के लिए, हाँ वो तो आ गया आपका तो। हाँ जाट है सर। मुझे कोई सामाजिक जानकारियों का विश्लेषण वो तो, हाँ तो चलो, इन्होंने बहुत ज़्यादा क्लिष्ट क्वेश्चन कर लिया कि सास बहू की लड़ाई क्यों होती है और 90% सास बहुओं में खटास। ये क्या है कि एक मनोवैज्ञानिक कारण है। जो बेटा है ना, बेटा जन्म के साथ ही माँ बेटे से इस प्रकार जुड़ जाती है कि हर दर्द में छोटी बड़ी वो बेटियों को बिल्कुल कई जगह इनकार कर देती है, बेटे के लिए बहुत ज़्यादा उसका हो जाता है। और उसको जैसे जैसे बड़ा करती है वैसे वैसे उसका इतना लगाव हो जाता है कि बेटा उसके कब्ज़े में रहना चाहिए। अब जब बहू आ गई तो बहू की बात भी बेटा सुन रहा है। बहू के कहने पर हो सकता है बेटा कहीं किसी काम में भी चला जाए और उसके कहने पर बाज़ार से जा कर के साबुन की टिकिया भी ला के दे दे या और भी कुछ उसके लिए कर दे, और ये माँ को पता चलता है तो माँ को दिक्कत होने लग जाती है कि ये बेटे में से मेरा जो बेटा था इतने दिन तक मेरा अकेली का था। एक मनोवैज्ञानिक कारण है, वो बेटे में हिस्सा हो गया अब, और उस हिस्से की वजह से ईर्ष्या जगती है। ये सासुओं में करीब करीब बहुत कम समझदार सासू होती है जो ये ईर्ष्या नहीं लाती, बाकी ईर्ष्या होती है, और इसी ईर्ष्या पर सास बहू के झगड़े पैदा होते हैं। कई बार तो लड़कों वालों को भी शादी का सौदा महंगा पड़ जाता है, गहनों गाड़ियों डीजे वगैरह। अरे साहब पोकर जी, शादी तो बर्बादी हो रही है देखा जाए तो, क्योंकि शादी में ये नहीं है कि कोरी शादी हो रही है, या तो गहने गाड़ियाँ डीजे, वो तो सारी बीमारियाँ तो बहुत ज़्यादा है, और आर्थिक स्थिति डावाडोल हो जाती है, ज़मीन बिक जाती है, कई चीज़ें होती है। परंतु समाज के जो रिवाज है उनमें आदमी फंसता जा रहा है, धंसता जा रहा है, और एक आदमी नहीं करता है तो कहते हैं उसने किया, इसने क्यों नहीं किया। ये बहुत बड़े मामले हैं गहने वाले। ये तो बलदेव जी के नौकरी लागिया बच्चे तो छोरो भले आंधो भी हुई हो भले। हाँ, नौकरी वाले बच्चे के मामले में ये नहीं पूछा जाता है कि वो शराब पीता है कि नहीं पीता है, धूम्रपान करता है, गुटखे जरता है, कुछ खाता है कि नहीं। नौकरी वाले बच्चे के बारे में उसके सारा परिवार एकदम सही हो जाता है नौकरी लगते ही, चाहे वो शराबी हो कैसे भी, उन चीज़ों का लोग ध्यान ही नहीं देते। और बिना नौकरी वाले के तो हजार बातें होती है बेचारे की। बलदेव जी, लड़के को क्या करना चाहिए? देखो, सामंजस्य बिठाना चाहिए, और विशेष तौर से इसमें क्या है कि माँ को थोड़ी तकलीफ हो रही है तो माँ को समझाने का प्रयास करना। हालांकि वो समझना चाहती नहीं है, सामान्यतः तो माँ तो समझना ही नहीं चाहती है, और जैसे जैसे समझाती है, समझाने बेटा अगर समझाने लगता है तो वो सोचती है कि बेटा मेरे से हाथों से निकलना चाहता है, और वो बेटे को हाथों से जाने देना नहीं चाहती। ये माँ की बड़ी कमज़ोरी होती है। तो ये बहुत टेढ़ा है, वो तो
युद्ध में लड़के समझाने की कोशिश कर सकते हैं। माँ और दोनों को समझाना होगा उसको, दोनों को कहना होगा कि तुम इसकी, बहू को भी कहना होगा कि आज तक मैं पूरा का पूरा मेरी माँ का था, अब मेरा जो हिस्सा तेरे हिस्से में आ रहा है और तू एकदम से सारा मेरे ऊपर अधिकार कर रही है, ये बात भी ठीक नहीं है। कुछ मेरे माँ का भी अभी अधिकार रहना चाहिए और माँ को भी कहना चाहिए कि उसका भी कुछ अधिकार होगा, वो यहाँ ही है। तो ये सारी बातें अपन को सामने से बिठाना पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि वो धीरे धीरे इधर उधर होता रहेगा। दहेज प्रथा बहुत बड़ा अभिशाप है, डीके चौधरी जी कह रहे हैं। अपने मारवाड़ में मान लो 2 भाइयों की 2 बेटियों की शादी है, 3 में से एक भाई आर्थिक रूप से अच्छा हो गया और एक भाई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, लेकिन उसे अच्छी आर्थिक वाले के बराबर रुपये डालने पड़ते हैं थाली में मजबूरी में, और कमज़ोर आर्थिक रूप वाला कर्जे में आ जाता है और देख के दूर से ज़्यादा रुपये डालने की प्रतिस्पर्धा करता है सिर्फ इज्जत के चक्कर में। नहीं, रुपये एक साथ अगर कोई एक ही जगह एक ही मंडप में विवाह हो तो ऐसा माना जाता है कि दोनों को बराबर करने चाहिए। बाकी तो अलग अलग जगह पर हो और अलग अलग टाइम में हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ भी। और अगर करना पड़ता है देखा देखी, हालांकि जो भी कमज़ोर है आर्थिक रूप से उनको सब जगह ज़्यादा ही करना पड़ता है। जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है वो तो कर्ज ला करके थोड़ा ही करते हैं, जबकि कमज़ोर आर्थिक स्थिति वालों को तो हर बार कर्ज भी लेना पड़ता है, फिर भी उनके तो वो बाज़ार के भाव के बराबर नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि वो पूरी उस इसमें क्या है कि जाति वर्ग है ना, जातियाँ अलग अलग जाति के अलग अलग रेट निर्धारित होते हैं। बराबर आर्थिक स्थिति में एक जाति में रेट अलग है, उसी एक समान आर्थिक स्थिति में दूसरी जाति में रेटें अलग है। ये रेटें भी तय हो रही है जातियों के हिसाब से कि हमारी जाति में इतना करना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि आर्थिक स्थिति जिनकी भी डाउन होती है वो रोज़ पिसते जाते हैं सब जगह, जहाँ भी जाओगे। कायदे से तो ये होना चाहिए कि आर्थिक स्थिति जिसकी ठीक नहीं है उसके लिए 1 रुपये का भी खर्चा होना नहीं चाहिए, उल्टा उसके लिए कोई सारा कहीं से मिलता हो तो वो मिलना चाहिए। जब पहले से ही कर्ज है तो उसके लिए मृत्यु बोझ हो, चाहे दहेज हो, चाहे गहना हो, कुछ भी हो, उसके लिए 1 रुपये का भी नहीं होना चाहिए। तय तो ये होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। उसको भी कुछ चाल चलनी पड़ती है उनके बराबरी की, और उसमें उसका कर्ज हो जाता है ज़्यादा। ये सबसे बड़ी इसकी कारण है कि सभी चीज़ों के दिखावा होता है और दिखावे की वजह से सारी समस्याएं होती है। अगर ये सभी बातें, अब देखो महेश्वरियों ने कुछ वर्षों पहले ये तय किया कि बेटी को जो भी दिया जा रहा है बाप की तरफ से वो एक हिस्सा है उसकी संपत्ति का, मान लो, हाँ, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाए। बिल्कुल किसी दूसरे का नहीं पता नहीं चलता कि इनको कितना मिला और इन्होंने कितना दिया। ये सब कुछ पहले तय हो जाता। जैसे बाज़ार में से आप माचिस खरीदने जाते हो, सिगरेट खरीदने जाते हो, जो भी चीज़ खरीदते हो, साबुन की टिक्कियाँ खरीदते हो, तो जितने रुपये आपने तय कर दिए दे दिए, किसी को सुनाने की, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं कि 4 आदमियों को इकट्ठा करेंगे कि लो साबुन के मैं इतने रुपये दे रहा हूँ, उसके बदले में साबुन ले रहा हूँ। तो शादी में जो भी उनका तय होना है कि भाई इसमें क्या लेन देन है, वो लेन देन बिल्कुल साइलेंटली तय होता है, साइलेंट ही हो जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता उन्होंने, इसलिए रेट का पता ही नहीं चलता किसी को। जिनको जितने में ठीक लगता है उतने में कर लेते हैं, बिल्कुल साइलेंट होता है। तो इसका दिखावा अगर सब चीज़ों का बंद हो जाए, वो तो मैसूरियों में तो ये तो कर दिया कि गहने भी आजकल सारे नकली कर दिए। असली गहने अगर हैं तो वो बिल्कुल दिखाई नहीं देते, लॉकर में रहते हैं। पहनने के लिए सभी के लिए नकली गहने तय कर दिए उन्होंने। ये भी ठीक रिवाज उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छी समझ पकड़ी। सबसे ज़्यादा दहेज हत्याएँ उनमें होती थी, उनमें कम हो गई सारी। उन्होंने ये दिखावा जैसे ही बंद किया, अपने आप कोई प्रतिस्पर्धा का कोई सवाल नहीं रहा, रेट का भी सवाल नहीं रहा कि रेट क्या है, कितना गहना होना चाहिए, कितने नगद होने चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, रेट का किसी को पता नहीं। सबका अपना अंदरूनी मामला है। भाई अगर बहन को देता है तो उनका आपसी मामला है, तीसरे आदमी को क्यों पता होना चाहिए। बाप अगर बेटी को देता है या लेता है ये उनका अंदरूनी मामला है, दूसरों को क्या लेना देना।
जो 10 आदमियों को 50 आदमियों को वीडियो बनाना और उसके फ़ोटो खींचना और इतना ये करना, इसके ऊपर खड़े रहना, ये तो सारी बीमारियों का घर है। ये जो दिखावा की परंपरा अगर बंद हो जाए तो बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। डीप मार के टेंट गुदड़, देखो टेंट गुदड़ वाले व्यवस्थाएं कर रहे हैं बहुत अच्छी, कोई चांदी वाली बात नहीं है, एक साधन है और सुविधाएं जुटाते हैं, आपके छाया पानी का प्रबंध करते हैं, सारी चीज़ों का प्रबंध करते हैं। इतने ज़्यादा बर्तन वगैरह कितना सामान वो लेकर आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चांदी वाली कमाई है, कमाई का जरिया है, एक व्यवसाय मान लो इसको, और हिसाब से ही मिलता है, ज़्यादा नहीं मिल रहा मेरी दृष्टि में। हाँ, इसके बजाय जो ये तो बहुत, जब आप आदमियों को इकट्ठा करते हो तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आदमी इकट्ठे नहीं हो तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी इनके बजाय चांदी तो जो डीजे वगैरह दूसरी जो गड़बड़ियाँ वो ज़्यादा गड़बड़ कर रही है। खाना पीना टेंट वगैरह ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो जब आदमी है तो आदमियों की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, चाहे उनमें 19-20 थोड़ी बहुत कर सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं डाला जा सकता इसमें तो। हाँ, या तो आदमी नहीं हो, और आदमी हो तो फिर आजकल तो स्वामी जी बहू को सिर्फ अपने मायके वालों के पक्ष में ही रहती है रहे। देखो स्वामी जी, ऐसा है कि मायके वालों को बार बार जाकर के पैसे दे देती है ऐसी बहू, ये तो कोई बेवकूफ़ बहू होगी, बाकी तो ये ऐसा नहीं करती है। और ऐसा करती है तो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचा सकती है। एक तो भाई ये तो जम कमरा हो सकती है ऐसी, कई कुछ एक होती है जिनके ये समझ में नहीं आती है कि मुझे रहना कहाँ है, अब मेरा घर कौन सा है। और अगर उल्टा मायके में ले जाके देती है तो ये तो और भी ज़्यादा बेवकूफ़, या तो वो कई कई तो ऐसी है फंस जाती है, वहाँ दे देती है भाइयों को और भाभीयों को, और फिर वापस नहीं ले पाती है, चोरी चोरी देती है, चोरी छुप के, तो वापस भी नहीं आता। ये बेवकूफ़ औरतों के मामले हैं सारे। हाँ, अर्जुन जी चौधरी के जाटों में तो पहले दिखावा करते हैं, हाँ अभी भी करते हैं जाटों में, क्या सारी जातियों में, लगभग मैंने महेश्वरियों में देखा है, हमारे इलाके में रिवाज हुआ है और बहुत अच्छा रिवाज है। और दिखावा बंद हो जाए तो काफ़ी बीमारियां कम हो सकती है। ये मेरी ये मानना है, सभी का मानना, मेरी क्या है, ये तो इस मामले में तो सभी लोग, जब आज तक जितने भी आंदोलन चले उनमें यही बात बार बार उठी कि दिखावा बंद होना चाहिए, परंतु ये बंद नहीं हो रहा है। हर कोई यही सवाल पूछता मुझे, कुछ लोग पूछते हैं कि वहाँ किसने कितना दिया, मैं कभी ध्यान नहीं रखता। मैं इसकी मार्केटिंग बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, और मुझे पता ही नहीं, रेटें भी पता नहीं रहती है। कोई बात करता है तो मैं उसको सुना अनसुना करता रहता हूँ, और मुझे कोई पूछते हैं तो मायरे में वहाँ तार, वहाँ के उसने क्या दिया यार, कितना गहना, मैं देखता ही नहीं उन चीज़ों को। मैं क्या गिनूँ कितने रुपये दिए, कितने गहने, मैं देखना ही नहीं चाहता इन बुरी चीज़ों को। और इनकी फिर बाज़ार में बातें और करता फिरूँ कि उसने इतने कम दे दिए, इतने ज़्यादा दे दिए, उसने ये दिया, उसने, और इसी बातों की वजह से तो करना पड़ रहा है बेचारों को। इन बातों की वजह से ये गहने कपड़े लेन देन, ये इन बातों की वजह, ये बातें करने वाले जिम्मेवार हैं जो ऐसी बातें करते फिरते हैं दिन भर कि उसने इतना दिया, उसने इतना दिया। ये सारी ये बातें दिखावे की वजह से ये बातें होती है, इन बातों की वजह से दिखावा ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। काफ़ी चर्चा हम लोगों ने कर ली, और तो क्या करना है। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे। और कल तो मैं चाहता हूँ कि वो करूँ, ओशो जीवन परिचय 3 चैप्टर कर लिए थे, चौथा चैप्टर 2-3 बार अटक गया था। कल 9 बजे प्रयास करते हैं वो उस पर थोड़ी चर्चा हो जाए, क्योंकि वो अधूरा छूट रहा है। हाँ, गुड नाइट आने लगे ना दोलू राम जी गोदारा। हाँ तो गुड नाइट, फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, राम राम।